जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ तक कि पहले एग्जिस्टेंस पे भी चर्चा हुई होगी कि कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों पाया जाए। तो एक जनरल चर्चा सब लोग इस बारे में डिस्कस करना चाहते थे और हम जानना भी चाह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बने या फिर इनकी स्टेबिलिटी कैसे जस्टिफाई करें। हालांकि स्टेबिलिटी एक अलग से हेडिंग के फॉर्म में आएगी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा था उसमें एक छोटा सा तरीका था, एक कैलकुलेशन थी जो ये अपने को कहीं ना कहीं बताए कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए अपन ने एक छोटी सी टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो चर्चा करते हैं। तो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं नवीन जोशी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज अपनी जो मेन हेडिंग है वो है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखिए हेडिंग डालता हूँ मैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या बोलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या समझाना चाहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन लोग EN के बारे में। देखो ये एक सिंपल सा एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। और ये और क्या बताता है, एक सिंपल सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली क्या बताता है। ये बताता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोई भी संकुल यौगिक है, उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड है। ये क्या बताता है कि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल आयन जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है, उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज EN, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इससे पता चल रहा है ना कि प्रभावी परमाणु क्रमांक एक तरह से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब वो प्रेजेंट किस तरह से है वो सारा हिसाब किताब आपको इंक्लूड करना है कि भाई उसने ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम दिए लिए, उसके बाद लिगेंड से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, वो सारा हिसाब किताब मिला के उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EN है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये अपने को क्या बताता है, या EN कैसी चीज़ है। तो फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिससे एक सराउंडेड या जिसके अराउंड एक सेंट्रल मेटल है जितने अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिजिकली इट रिप्रेजेंट या EN रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ electrons around a central atom। एक सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये बताता है, और इसका मतलब ये एक्चुअली यही है। अब ये ऐसा क्यों अपन ने क्यों डिफाइन किया है, पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको अपन एक फॉर्मूले से देख सकते हैं और बिना फॉर्मूले भी सीख सकते हैं। कोई बहुत ऐसी तोफ चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि कोई पूछे EN है क्या, सुनना, तो उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो एटम था, सेंट्रल एटम था, उसमें पहले इतने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट बाई लिगेंड जितने गेन किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन बाय लिगेंड, लिगेंड्स इसने कितने, और माइनस करो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि इसने कुछ दिए, जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तो इतने इलेक्ट्रॉन वापस ने दिए भी तो है, तो माइनस क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। करके देखने पता चलेगा ये फॉर्मूला कैसे बना। चलो, और अब ये बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट, अब ये जो है इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेकंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है, डाइमराइज और ट्राइमराइज, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डाइमर फॉर्म में होते हैं वो क्यों होते हैं।
डाइमराइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब क्यों डाइमराइज होता है, क्यों ट्राइमराइज होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले ये कैसे इतनी सारी बातें बता देता है यार, ये तेरी सी चीज़ है, कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपको। सुनना, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईएन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, पहला। दूसरा क्वेश्चन, इसके ईएन की वैल्यू क्या है। तीसरा, ये किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। चौथा, ये स्टेबल है या नहीं। पांचवा, ये मतलब डाइमराइज क्यों हुआ है। छठा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए यदि ईएन रूल को फॉलो करता है तो। सोचो कितने सारे क्वेश्चन जो इस एक मात्र छोटे से एक तरीका ईएन उस पर बनते हैं। तो मैं पहले स्टेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। स्टेबिलिटी से आप जस्टिफाई कर पाओगे क्या क्या नई चीज़ इसमें। तो मैं चेंज करता हूँ कलर। सुनना, ये रूल स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो, अपन जो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, जो अपन चर्चा करते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो स्कैंडियम है, उसके नीचे यट्रियम है, उसके नीचे लेंथेनम है। यानी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट डी ब्लॉक के, ठीक है, रो क्या कॉलम, उसके बाद स्कैंडियम जिंक आ जाएगा, कैडमियम आ जाएगा, Hg। मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, उसके लिए भूमिका तैयार कर रहा हूँ, ऐसे समझो आप। और उसी ग्रुप की जो इनर्ट गैसेज है उनको भी लिखना चाहता हूँ मैं। जिंक वाले ग्रुप में जो इनर्ट गैस आती है वो है क्रिप्टॉन, फिर आती है जीनॉन, फिर आती है रेडॉन। यदि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बात करूं, मेरे को पास थोड़ी जगह कम रह गई, 36, 54, 86 आपको दिख रहा होगा। मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। अब सुनना क्या है ये ईएन मतलब स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी एटम है, यदि वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड है, कितने, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, कितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितने उसी पीरियड में प्रेजेंट इनर्ट गैस के अंदर है, तो वो स्टेबल है। क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मेटल किसी भी पीरियड में जब प्रेजेंट होगी, यदि उसका ईएन का वैल्यू उतना आ जाए जितना उसी रो में उसी पीरियड में प्रेजेंट इनर्ट गैस जितने हैं, इनर्ट गैस में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्टेबल बोली जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स, या वो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी की तरफ, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ है। और यदि उससे कम रह जाए और ज़्यादा रह जाए, उसकी चर्चा करते हैं। यदि कम रह गया तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाए, और ज़्यादा रह गया तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। मैंने 3 बातें आपके सामने बोली है कि यदि कोई एलिमेंट का ईएन का वैल्यू उसी के पीरियड में प्रेजेंट इनर्ट गैस के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाएगा। और यदि उससे कम रह जाए तो इलेक्ट्रॉन लेके उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा उसको इलेक्ट्रॉन लेके। और यदि ज़्यादा आ जाए वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके सामने वाले रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो इस तरह से अपने जस्टिफाई किया कि ईएन किस तरह से स्टेबिलिटी बताता है, ईएन किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बताता है, और ईएन किस तरह डाइमराइज, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों नेचर एक साथ ही आ गई। हाँ, डाइमराइज कॉम्प्लेक्स से कभी कभी क्या होता है, उसके ईएन कम था तो वो डाइमराइज होकर अपने ईएन को उसके इनर्ट गैस के इक्वल कर लेता है। तो यदि स्कैंडियम सीरीज से है तो उसमें जो ईएन की वैल्यू 36 आ गई, ईएन की वैल्यू 36 आ गई, उस पीरियड का स्कैंडियम से जिंक के बीच में कोई भी मेटल है, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है और उसका जो ईएन का वैल्यू 36 आता है, इसका मतलब वो स्टेबल है। एक बात और बताता हूँ, जनरली ये रूल लिखाती है दुनिया, मैंने देखा है सब लोग ये लिखवाते हैं कि 36 होना चाहिए, 36 में स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। 36 एक्चुअली इसी पीरियड में जो प्रेजेंट इनर्ट गैस है उसके इक्वल है। हाँ, हो सकता है नीचे वाले पीरियड में तो 36 नहीं बोल के 54 बोलना पड़ेगा, और ही नीचे वाले में तो उसमें 86 बोलना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब मैं ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे अप्लाई होता है, उसको मैं सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सीखना। इसके लिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फेमस एग्जाम्पल K4FeCN6। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे आप, जो सेंट्रल एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहला काम ये ईएन कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो एक पोटेशियम का +1 होता है, ऐसे 4 पोटेशियम +1 के, ठीक है। Fe का मैंने एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया, और -1 एक CN, ऐसे 4 CN इज इक्वल्स टू 0, नेट चार्ज कुछ नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आ गई +2। अब जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले से नहीं कर रहा, बिना फॉर्मूले काम कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ ईएन की वैल्यू जो Fe के लिए आई है, तो कितनी है ये सुनना। Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, अपने को सबको अच्छे से पता है। तो इसमें जो 26 इलेक्ट्रॉन तो है ही
प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने 6 CN से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, लोन पेयर लिया। तो सोचोगे जब 6 इलेक्ट्रॉन से एक एक लोन पेयर लिया जाएगा तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन और नहीं आ गए क्या उसके पास, तो प्लस 12 इलेक्ट्रॉन और नहीं कर दोगे क्या। लेकिन वापस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी तो कर दिए उसने, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी तो पॉजिटिव में प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट आई होगी। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए EN का वैल्यू कितना आ गया, EN का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। अब जाके ढूंढो कि ये EN रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। Fe जो स्कैंडियम से जिंक के बीच में आता है, इस पीरियड में जो इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर 36 है और 36 इसका EN का वैल्यू आ रहा है, मतलब EN रूल को फॉलो कर रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको बताने की ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या नेचर है इसकी। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे सामने वाले ने ये बोल दिया कि K3FeCN6 दे दिया, इसकी बताओ स्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है। तो आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी +3, देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। EN जो है उसको देखेंगे, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, फॉर्मूले से करता हूँ, ठीक है। प्लस जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसने 12 लिए हैं, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट में गवा दिए हैं -3, इसके लिए अपन देखें 35 वैल्यू है EN की, मतलब 36 होना चाहिए था लेकिन एक कम आ गया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा क्या। तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और सेकंड वाला जो है K3FeCN6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक मैं डाइमराइजेशन का देता हूँ ताकि हर पॉइंट का अपने पास एक एग्जाम्पल आ जाए। सिंपल सा मॉलिक्यूल है Mn2CO10, कहते हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है इस डाइमर में, हालांकि MnCO5 होना चाहिए, जबकि डाइमराइज फॉर्म में क्यों होता है। तो इसको चेक करते हैं। यदि MnCO5 है तो इसमें अपन पहले ही चेक करते हैं कि ये जो मोनोमर यूनिट है इसमें टोटल EN की वैल्यू कितनी आ रही है। तो EN मेरे हिसाब से Mn25 पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, 10 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं। तो अभी ये 35 EN का पालन नहीं कर रहा है, सॉरी इसमें 35 इलेक्ट्रॉन तो EN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यदि ये अपना डाइमर बना लेता है, तो डाइमर जब बनाएगा तो किस तरह से होगा, Mn, दूसरा Mn, फिर इससे 5 CO कनेक्टेड है, ये 5 CO इससे कनेक्टेड है, और सिमिलरली इसमें भी जो Mn है उससे 5 CO कनेक्टेड है। मैं इसका EN देख रहा हूँ, इसमें थोड़ा फॉर्मूले बिना अपने फील के साथ काम करते हैं, बिना फॉर्मूले के फील के साथ काम करते हैं। तो सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जो 2 है वो शेयर हुए इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड की तरह से। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बीच में शेयर हुए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, अब जब मैं पहले इस Mn के लिए चर्चा करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके शेयर्ड हिस्से में काउंट होंगे, और जब इसके बारे में चर्चा करूंगा इसके कोवैलेंट बॉन्ड की खास बात ये तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काउंट होते हैं, ठीक है। तो मैं EN इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ, पहले वाले Mn के लिए EN की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखो पहला वाला जो Mn है उसका 25 एटॉमिक नंबर है, प्लस 1 2 3 4 5 5 दूना 10, क्योंकि 5 लोन पेयर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, ठीक है। प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड नहीं होंगे क्या, 25 में ये इंक्लूडेड था तो +1 ही होगा, समझो ना इस बात को। Mn के अंदर 25 थे, 25 में ये भी इंक्लूडेड है जो शेयर हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट किया था तब मैंने, लेकिन अब शेयरिंग के टाइम ये भी काउंट होगा तो टोटल 36 नहीं आ जाएगा कि जिस तरह से इसका 36 आया इसका भी EN कितना आ जाएगा 36। तो इसका मतलब ये इसलिए डाइमराइज हुआ, द्विलकीकृत हुआ, क्योंकि इसने अपना जो EN रूल था उसको फॉलो किया, इसने स्टेबिलिटी को गेन किया। तो इस तरह से अपन जस्टिफाई कर पा रहे हैं EN की हेल्प से कि किस तरह से एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को ये दिखाता है, बताता है, समझाता है। हाँ, एक बार मैं सारा री एक्सप्लेन कर देता हूँ। EN एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो स्टेबिलिटी को बताता है। हाँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जिसमें सराउंडेड कितने इलेक्ट्रॉन से हो, ये उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके खुद के प्लस जितने बाहर से लिए लोन पेयर एज ए लिगेंड से, माइनस जो ऑक्सीडेशन स्टेट में गवा दिए। हाँ, ये बताता है कि स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग नेचर, और उसके अलावा जो डाइमर बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है।
तो मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और EN के बारे में स्टेबिलिटी में ये बोला गया है कि यदि कोई एलिमेंट जो है वो उसका EN का जो वैल्यू है यदि उसी पीरियड में प्रेजेंट इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है, उसी पीरियड में प्रेजेंट इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है, तो मतलब स्टेबल है। और नहीं तो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और कम होगा तो लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। आप लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, तो थैंक यू सो मच। आप आगे देखते रहिए, बने रहें साथ में, और इस तरह से अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।